हेलो, राधे राधे। और सभी बढ़िया। तो अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए पिछली क्लास में हम लोगों ने अक्षांश के बारे में पढ़ा था और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आज की में देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि देशांतर लॉन्गिट्यूड के बारे में अध्ययन करेंगे कि देशांतर किसे कहा जाता है और इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है। सबसे पहले हम बात करें, देशांतर जो है अक्षांशों की तरह एक काल्पनिक क्या होती हैं, रेखाएं। जैसे अक्षांश काल्पनिक रेखाएं होती हैं वैसे ही देशांतर भी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। साथ ही साथ देशांतर जो होते हैं इनका निर्धारण ऊर्ध्वाधर रूप से किया जाता है और यदि देखें ऊर्ध्वाधर होंगी तो ये रेखाएं उत्तर से और दक्षिण के या फिर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। और प्रत्येक देशांतर के निर्धारण से जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये किसी एक गोलार्ध में इनसे अर्धवृत्त का निर्माण होता है, लेकिन समान देशांतर के स्थानों को दोनों गोलार्धों में आपस में मिलाया जाता है। तो इससे हमें किसकी प्राप्ति होती है? इससे हमें एक पूर्ण वृत्त की प्राप्ति होती है। जैसे हम लोग बात करें, यदि ये पृथ्वी है तो इस पृथ्वी के बीचों बीच में एक इसका क्या है, केंद्र होगा। हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि इधर बात करेंगे तो 90 डिग्री क्या है, नॉर्थ। इधर बात करेंगे तो 90 डिग्री क्या है, साउथ। यानी इसको कहते हैं कौन सा ध्रुव? इसे कौन सा कहेंगे? तो इसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या कहा जाता है? तो इसे उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। जबकि इसकी बात करें तो इसे दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि वह रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है और पृथ्वी के कहां से खींची जाती है, केंद्र से होकर के। यानी कि पृथ्वी के केंद्र से होकर के जो रेखा खींची जा रही है और ये रेखा ऊर्ध्वाधर होती है। मेरे प्यारे छात्रों, इस रेखा को पृथ्वी का क्या कहा जाता है? तो इस रेखा को पृथ्वी का अक्ष कहते हैं। फिर से देखेंगे, वह रेखा जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है और उत्तर से दक्षिण की ओर यानी ऊर्ध्वाधर खींची जाती है, उस रेखा को पृथ्वी का क्या कहा जाता है? अक्ष कहा जाता है। सेकंड बात करें, अभी हमने पिछली ही क्लास में पढ़ा है कि जो क्षैतिज रेखा पृथ्वी के केंद्र से होकर के गुजरती है, जो क्षैतिज रेखा पृथ्वी के केंद्र से होकर के गुजरती है, मेरे प्यारे छात्रों, उस रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा कहते हैं। जो रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री के कोण पर खींची जाती है, उस रेखा को कर्क रेखा, कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क रेखा कहा जाता है। इस 0 डिग्री रेखा के द्वारा जिस वृत्त का निर्माण होता है, यानी कि भूमध्य रेखा के द्वारा जिस वृत्त का निर्माण होता है, उस वृत्त को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं विषुवत वृत्त। ऐसे ही जिस वृत्त का निर्माण कर्क रेखा के द्वारा होता है, उस व्रत को कहते हैं कौन सा व्रत? कर्क व्रत। यानी कि कर्क व्रत और भूमध्य व्रत या विषुवत व्रत आप याद रखेंगे किस तरीके से खींचे जाते हैं। अब हम बात करें कि जो देशांतर होते हैं, इन देशांतरों का निर्धारण, सवाल क्या पूछेगा कि भाई देशांतर जो होते हैं इन देशांतरों का निर्धारण कहां से किया जाता है? तो आपने पढ़ा है कि अक्षांश का निर्धारण पृथ्वी के केंद्र से होता है, जबकि देशांतर का निर्धारण जो रेखा दोनों ध्रुवों को केंद्र से होकर के मिलाती है इससे होता है। यानी कि पृथ्वी के किससे होता है? तो पृथ्वी के अक्ष से होता है। फिर से देखेंगे, अक्षांश का निर्धारण पृथ्वी के केंद्र से होता है, जबकि देशांतर का निर्धारण पृथ्वी के अक्ष से किया जाता है। दूसरी बात, जब इस केंद्र से या अक्ष से देखेंगे तो इस अक्ष से प्रत्येक अक्षांश वृत्त के अंतर्गत, अक्षांश के अंतर्गत देशांतरों का क्या होता है? निर्धारण होता है। यानी दूसरी बात करें
कि देशांतर जो होते हैं इनका निर्धारण पृथ्वी के अक्ष से तो होता है, लेकिन कहाँ होता है? तो आप आंसर देंगे प्रत्येक अक्षांश वृत्त में। किस में होता है? प्रत्येक अक्षांश वृत्त में। फिर से देखेंगे, मैंने क्या कहा, देशांतर जो है वो एक कैसी रेखाएं होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं, खींची जाती हैं ऊर्ध्वाधर। कहने का मतलब है उत्तर से कैसे खींचेंगे? दक्षिण की ओर। किसी भी देशांतर को मिलाने पर या किसी भी देशांतर का निर्धारण करने पर हमें अर्धवृत्त की प्राप्ति होती है, और वह देशांतर जो 90 डिग्री नॉर्थ को 90 डिग्री साउथ से मिलाती है और पृथ्वी के केंद्र से होकर के गुजरती है, उस देशांतर को क्या कहा जाता है? तो उसे देशांतर को हम किस नाम से जानेंगे? तो उसे पृथ्वी का अक्ष कहते हैं। और इसी अक्ष के द्वारा या इसी अक्ष से किसी भी स्थान के देशांतर का निर्धारण होता है, और यह निर्धारण कहाँ पर होता है? तो ये प्रत्येक अक्षांश वृत्त के अंतर्गत किया जाता है। तो ये देशांतर कैसे खींचे जाते हैं और कैसे इनका निर्धारण होता है उसकी बात कर रहे थे। अगला सवाल, यह सवाल आता है कि पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर कुल देशांतर कितने हैं? तो मेरे प्यारे छात्रों, कुल देशांतरों की संख्या 360 कितनी होगी? पृथ्वी पर कुल देशांतर 360। याद करो पिछली क्लास को, कुल अक्षांश पूछेगा तो कुल अक्षांश 181 थे, अक्षांश रेखा 179 थी, जबकि यहां बात कर रहा है कुल देशांतरों की। किसकी बात कर रहा है? कुल देशांतरों की। तो पृथ्वी के अक्ष पर इसका मतलब है कुल कितनी डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का बनेगा, इसलिए कुल देशांतर 360 होंगे। तो ये देशांतर का निर्धारण कैसे होता है? एक और यहां पे हम बात करते हैं। यदि मान लो ये हमारी पृथ्वी है, क्या है ये? पृथ्वी। और इस पृथ्वी के बीचों बीच 90 डिग्री नॉर्थ को 90 डिग्री किससे मिला दिया गया? साउथ से। कहां से होके? पृथ्वी के केंद्र से। रेखा जो है वो कौन सी कहलाती है? 0 डिग्री देशांतर। क्या कहलाती है? 0 डिग्री देशांतर के नाम से जानी जाती है। इस रेखा के इधर में जाओगे तो इधर में आपको मिलेगा पूर्वी गोलार्ध। कौन सा मिलेगा? पूर्वी गोलार्ध। कहने का मतलब है इस रेखा का मान यदि 1 डिग्री पूरब है, और ये रेखा जो क्षैतिज है कौन सी रेखा है? तो आपने ये रेखा पढ़ी है, इस रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा। देखो समझने की कोशिश करेंगे सभी। मैंने कहा ये 0 डिग्री रेखा है, इस रेखा के इधर में जाओगे तो पूरब होगा, इधर में जाएंगे तो क्या होगा? पश्चिम होगा। लेकिन फिर से देखेंगे, जब इधर में पूरब है इधर में पश्चिम है, तो ये 1 डिग्री पूर्वी देशांतर है। एक क्या है? 1 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये 0 डिग्री और 1 डिग्री के किसका है? मध्य का। कहने का तात्पर्य इसे कह सकते हैं कि यदि आपसे सवाल पूछ रहा है कि 2 देशांतरों के मध्य, किसके मध्य? अरे 2 देशांतरों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो मेरे प्यारे छात्रों, 2 देशांतरों के मध्य के क्षेत्र को गोरे कहा जाता है। फिर से देखेंगे, 0 डिग्री देशांतर और 1 डिग्री देशांतर, इसका मतलब है 2 देशांतरों के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। सपोज दैट मैंने कहा ये लाइन है और इस लाइन का मान है 1 डिग्री नॉर्थ। तो फिर से देखेंगे यहाँ पे इस क्षेत्र के बारे में हम लोग कह सकते हैं ये क्षेत्र जो है ये 2 अक्षांश और देशांतर के मध्य का क्षेत्र है। देखो यहाँ लिख रहा हूं मैं इसे 2 अक्षांश एवं देशांतर, क्या कहेंगे? 2 अक्षांश एवं देशांतरों के मध्य का क्षेत्र। और 2 अक्षांश और देशांतरों के मध्य का क्षेत्र मेरे प्यारे छात्रों ग्रिड कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रिड कहलाता है। देखो फिर से रिवाइज करें, मैंने कहा अक्षांश देशांतर रेखाएं ऐसे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो ऊर्ध्वाधर खींची जाती हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर इन्हें खींचा जाता है। किसी भी देशांतर को मिलाने पर अर्धवृत्त की प्राप्ति
समाप्ति होती है। जो देशांतर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाता है उसे 0 डिग्री देशांतर या पृथ्वी का अक्ष कहते हैं। और अक्षांश वृत्त का निर्धारण इसी पृथ्वी के अक्ष से किया जाता है और प्रत्येक अक्षांश वृत्त के अंतर्गत करेंगे। कैसे करेंगे? प्रत्येक अक्षांश वृत्त के अंतर्गत किया जाता है। दूसरी बात देखेंगे यहाँ पे कि यदि हम बात करें कि किन्हीं भी दो देशांतरों के मध्य का जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो दो देशांतरों के मध्य के क्षेत्र को गोरे कहा जाता है। जबकि दो अक्षांश एवं देशांतर, देख लो यहाँ पे, इधर में 1 डिग्री देशांतर और इधर में 0 डिग्री है, इधर में 0 डिग्री देशांतर है, इधर में 1 डिग्री देशांतर है, यानी ये दो अक्षांश हो गए और ये दो देशांतर, और इनके बीच का ये क्षेत्र है जिसे किस नाम से जानेंगे, तो इसे ग्रिड या फिर क्या कहेंगे, तो इसे ग्रिड कहा जाता है। यदि पृथ्वी पर कुल देशांतर पूछेगा तो कितने होंगे? 360, क्योंकि पृथ्वी की अक्ष पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का कोण बनता है। तो ये अक्षांश है, अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र है। नेक्स्ट के अंदर हम लोग बात करेंगे अभी, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। आगे देखेंगे इसी में देशांतर के अंतर्गत हम लोगों ने बात करी है देशांतर कहते किसको है, फिर हमने देखा कि दो देशांतरों के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं, और पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाएं कितनी है। थर्ड में पॉइंट में अगर हम बात करें तो अभी हमने देखा कि यदि मान लो 90 डिग्री नॉर्थ को और 90 डिग्री किससे मिला दिया जाता है? साउथ से। इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है, तो मिलाने के पश्चात जो रेखा प्राप्त होती है, इस रेखा को किस नाम से जानते हैं, तो इसे कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर। यदि इन दोनों के बाद इस रेखा को मैंने मिलाया और ये रेखा है, इसका मान है 1 डिग्री पूर्वी देशांतर। फिर एक रेखा मैंने ये खींची और ये क्षैतिज रेखा है, मेरे प्यारे दोस्तों इसको 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। और इसी रेखा को 0 डिग्री अक्षांश के बाद भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और ये रेखा पृथ्वी के केंद्र से होकर के क्या होती है? गुजरने वाली क्षैतिज रेखा है। नेक्स्ट बात करें, यदि ये रेखा है जो पृथ्वी के भूमध्य रेखा के उत्तर में है, लेकिन इस रेखा का मान 30 डिग्री नॉर्थ होगा। फिर एक रेखा है जिस रेखा का मान यदि 45 डिग्री क्या है? नॉर्थ है। और एक रेखा है जिस रेखा का मान 60 डिग्री क्या है? नॉर्थ है। यानी मैं ये सब क्यों बना रहा हूं? क्योंकि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं वैसे वैसे अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी पूछी जाती है। यानी कि ये जो दूरी आपको दिखाई दे रही है, इस दूरी को कहा जाता है और इसे कहते हैं दो क्रमागत, क्या कहा जाता है? दो क्रमागत देशांतरों के मध्य की दूरी। और दो क्रमागत देशांतरों के जो मध्य की दूरी होती है, यदि इस मध्य की दूरी के बारे में बात की जाए कि दो देशांतरों के मध्य की औसत दूरी कितनी होती है, तो मेरे प्यारे छात्रों 111.32 किलोमीटर इसके मध्य की क्या है? दूरी होती है। औसत दूरी की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे भूमध्य रेखा से, जैसे जैसे कौन सी रेखा से? भूमध्य रेखा से। और किधर की ओर जाते हैं? तो भूमध्य रेखा से अगर हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इनके मध्य की दूरी जो है वो कम होती जाती है। यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो दूरी है वह दूरी कैसी होगी? तो वह दूरी घटेगी। क्या होगी? घटेगी। कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा दूरी इस स्थान पर होगी, यानी कि भूमध्य रेखा पर ये दूरी कैसी होती है? सर्वाधिक होती है। और भूमध्य रेखा पर जो दूरी होती है वह 111.33 किलोमीटर होती है। फिर वैसे वैसे ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे दूरी कम होगी, तो 30 डिग्री पर जाएंगे तो 30 डिग्री पर जाने पर दूरी जो है वो और भी कम हो जाती है। और मेरे प्यारे छात्रों यहाँ पर दूरी 96 किलोमीटर होगी, और ऊपर जाएंगे तो दूरी कम होगी 45 डिग्री पर, यही दूरी 75 किलोमीटर होती है। कितने किलोमीटर? 75 किलोमीटर। 60 डिग्री जाने पर यही दूरी आपकी 55 किलोमीटर रह जाती है।
और 90 डिग्री पर जाने पर कितनी हो जाती है 0 किलोमीटर। यानी कि जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जा रहे हैं वैसे वैसे दूरी क्या हो रही है कम होती है। सवाल क्या बनेगा, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो दूरी होती है दो देशांतरों के मध्य की वो क्या होती है घटती है। कैसे घटती है वो देख लो। 0 डिग्री से अगर 30 डिग्री की ओर जाएंगे तो 111.33 किलोमीटर है, यानी कि 30 पे जाएंगे 96 है, फिर जाएंगे 75 है, फिर जाएंगे तो कितनी है 55 किलोमीटर होती है। तो तीन चीजें हम लोगों ने सीखी, देशांतर क्या होता है, देशांतरों के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं, और देशांतरों के मध्य की दूरी कितनी होती है। जल्दी से क्लियर करें, नोट करें या फिर इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखो नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करेंगे देशांतरों को लेकर के ही। और अब हम लोग चलते हैं देशांतरों में कि कुछ प्रमुख ऐसे देशांतर हैं जिनका प्रयोग किसी विशेष चीज के लिए किया जाता है। मेरे प्यारे छात्रों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो देशांतर होते हैं इनका प्रयोग किस लिए करेंगे। तो याद रखना, किसी भी स्थान का समय जो होता है इस समय का निर्धारण करने के लिए, किसका निर्धारण, समय का निर्धारण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, देशांतर का प्रयोग किया जाता है। फिर से देखेंगे, किसी भी स्थान के समय का निर्धारण करने के लिए, किसका निर्धारण, समय का निर्धारण करने के लिए देशांतर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखें कैसे करते हैं। तो अभी हमने बात करी थी कि ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच से होकर के ये एक क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर पहले खींचें तो ये ऊर्ध्वाधर क्या है रेखा, जो 90 डिग्री नॉर्थ को 90 डिग्री किससे मिलाएगी, साउथ से। इस रेखा को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। क्या कहेंगे इसे, 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। इस रेखा को ही पृथ्वी का अक्ष कहते हैं। इस रेखा के इधर में जाएंगे तो याद रखना है इधर में कौन सा गोलार्ध होगा, पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध। जबकि इस रेखा के इधर में जाएंगे तो कौन सा गोलार्ध होगा, पश्चिमी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध होगा, पश्चिमी गोलार्ध। हमने पढ़ा है कि पृथ्वी पश्चिम से किधर घूमती है, पूरब की ओर। कहने का मतलब तात्पर्य क्या है, यदि आप इस गोलार्ध के इस लाइन के पूरब में जाएंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों जो टाइम आएगा वो आगे बढ़ेगा। यदि आप इसके पश्चिम में जाएंगे तो जो टाइम आएगा वो क्या होगा, पीछे जाता है। कहने का मतलब क्या है, 0 डिग्री देशांतर से पूर्वी गोलार्ध की ओर जाने पर समय बढ़ेगा, पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाने पर समय घटेगा। यानी कि अगर पूर्वी गोलार्ध में गए तो समय बढ़ाना पड़ेगा और पश्चिमी गोलार्ध की ओर गए तो समय घटाना पड़ेगा। कैसे घटेगा, कैसे बढ़ेगा, यदि इसकी बात करें तो देखो यहाँ पे। और इसीलिए इस रेखा को अंतरराष्ट्रीय क्या कहा जाता है, इसीलिए इस रेखा को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये जो रेखा है इस रेखा का निर्धारण एक शहर है जिसका नाम है वाशिंगटन। कहां पर है, वाशिंगटन जो है यूएसए के अंतर्गत। यहां पर एक सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन के दौरान 1884 के अंदर इसका क्या किया गया था, निर्धारण किया गया था। और यहां पर एक स्थान है, इस स्थान का नाम क्या है, इस स्थान का नाम है ग्रीनविच वेधशाला। कौन सी वेधशाला है, ग्रीनविच वेधशाला है। और ये वेधशाला अगर आपसे पूछे कहां पर है तो लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। और यही ग्रीनविच वेधशाला में इस 0 डिग्री देशांतर का क्या है, मुख्यालय। देखेंगे फिर से, मैंने कहा जो रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से होकर के ऊर्ध्वाधर रूप से गुजरती है उस रेखा को कहते हैं 0 डिग्री देशांतर, उसे कहते हैं पृथ्वी का अक्ष, उसी रेखा को कहते हैं अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। इस रेखा का निर्धारण वाशिंगटन डीसी के सम्मेलन 1884 में किया गया था और इसका मुख्यालय ग्रीनविच वेधशाला लंदन में रखा गया। इसीलिए इस रेखा का एक नाम और निकल के आता है और इसे कहते हैं ग्रीनविच रेखा, या इसी को कहते हैं GMT
टी भी कहा जाता है। ये सब इसके नाम हैं और इसी रेखा को कहते हैं, अगर हम लोग देखें, प्रधान याम्योत्तर रेखा। क्या कहते हैं इसे? प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहा जाता है। अब बात आती है कि इसके द्वारा या इस रेखा के द्वारा किस प्रकार से समय का निर्धारण किया जाता है। देखो, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी किस पर घूमती है? अपने अक्ष पर। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेट करती है, जब घूर्णन करती है, घूमती है, तो हमने क्या पढ़ रखा है? देखो, हमने पढ़ा है कि हमारी पृथ्वी 360 डिग्री घूमेगी कितने समय में? 24 घंटे। अगर मैं 60 का गुणा करूंगा तो हमारी पृथ्वी अपनी अक्ष पर 24 घंटे 30 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। जब ये एक चक्कर पूरा करने में 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे 60 मिनट का समय लेती है, तो फिर हम बात करते हैं आगे कि यार 1 डिग्री घूमने में या 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी? तो यह 1 डिग्री घूमने में 24 गुणा 60 बट्टे क्या? 360। कितनी बार कटेगा? 6 से कितनी बार? 4 बार। यानी कि हमारी पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का क्या लेती है? समय। फिर से देखेंगे, हमारी पृथ्वी 360 डिग्री का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? तो 360 डिग्री का चक्कर लगाने में 24 गुणा 60 मिनट का समय लेती है और 1 डिग्री घूमने में 24 गुणा 60 बट्टे 360, यानी कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है पृथ्वी अपनी अक्ष पर। इसलिए कहा जाता है कि यदि 1 डिग्री देशांतर आप किस दिशा में जाएंगे? पूरब में। यदि 1 डिग्री देशांतर, मैं यहां लिख रहा हूं कि यदि 1 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री देशांतर आप किधर चलेंगे? पूरब में। तो 1 डिग्री देशांतर पूरब में जाएंगे तो समय जो होगा वह 4 मिनट क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। और यदि 1 डिग्री किधर जाते हैं? पश्चिम में। 1 डिग्री किधर जाएंगे? यदि 1 डिग्री पश्चिम में जाएंगे तो पश्चिम में जाने पर समय जो है वह 4 मिनट क्या करेगा? घटेगा। यानी कि यहां से समझना क्या है? देखो, यदि कोई व्यक्ति 1 डिग्री देशांतर, यदि कोई व्यक्ति 1 डिग्री देशांतर पश्चिम में जाता है और यदि कोई व्यक्ति 1 डिग्री देशांतर पूरब में जाता है तो समय होता है उसमें 4 मिनट की कमी और 4 मिनट की क्या होती है? वृद्धि होती है। इसीलिए इस रेखा के द्वारा विश्व के विभिन्न स्थानों के समय का निर्धारण किया जाता है। फिर से देखेंगे, देखो मैंने कहा इन देशांतर का प्रयोग समय का क्या करने के लिए? निर्धारण करने के लिए करते हैं। जो रेखा 90 डिग्री नॉर्थ को 90 डिग्री साउथ से मिलाती है, उस रेखा को हम लोग पृथ्वी का क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। उसी को हम देशांतर, 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। इस रेखा के द्वारा विश्व के समय का निर्धारण किया जाता है, इसलिए इसको अंतरराष्ट्रीय समय रेखा या प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें कि इस रेखा का निर्धारण वाशिंगटन डीसी के सम्मेलन हुआ था 1884 में, इसका निर्धारण किया गया और इसका मुख्यालय ग्रीनविच वेधशाला लंदन के अंतर्गत है, जिसके अंदर इसका मुख्यालय बनाया गया था। इसीलिए इसको ग्रीनविच रेखा या जीएमटी रेखा कहा जाता है। यानी यदि कोई व्यक्ति इस रेखा के पूरब की दिशा में जाएगा तो समय 100 है, समय बढ़ेगा। 1 डिग्री जाने पर कितना बढ़ेगा? 4 मिनट। यदि पश्चिम में जाएगा तो समय 1 डिग्री चलने पर 4 मिनट घटता है। कहने का तात्पर्य क्या है? समझ रहे होंगे आप लोग कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यदि पृथ्वी 360 डिग्री अपनी अक्ष पर घूमेगी तो 24 गुणा 60 मिनट का समय लेगी। कितने का लेगी? 24 गुणा 60 मिनट का समय लेगी। और यदि 1 डिग्री घूमेगी तो वो 24 गुणा 60/360, यानी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। जब 4 मिनट का समय लेती है तो मैंने कहा अगर पूरब में जाएंगे तो 4 मिनट बढ़ेगा और यदि पश्चिम में जाएंगे तो 4 मिनट घटेगा। वही तो कह रहा है कि 1 डिग्री देशांतर जाने पर पूरब में 4 मिनट बढ़ जाते हैं, पश्चिम में 4 मिनट घट जाते हैं। यानी इस रेखा के पूरब में 4 मिनट की वृद्धि और पश्चिम में 4 मिनट की क्या होती है? कमी होती है। इसी आधार पर हम किसी भी स्थान के समय का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं कि यदि कोई समय, यदि कोई स्थान
पूर्वी गोलार्ध में है तो उसका समय GMT से आगे होता है, और यदि पश्चिमी गोलार्ध में है तो उसका समय GMT से कहाँ होता है, पीछे होता है। तो ये हम लोगों ने बात करी कि ग्रीनविच रेखा या GMT रेखा किस रेखा को कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि इस GMT या ग्रीनविच रेखा के आधार पर किस प्रकार से किसी भी स्थान के समय का निर्धारण होता है और किस रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो कल की क्लास में हम लोग इसके नेक्स्ट भाग की बात करेंगे कि इनके बारे में सवाल कैसे आते हैं या फिर अंतरराष्ट्रीय तिथि किसे कहते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि 8 से 10 सवाल आपको अक्षांश और देशांतर के ला करके यहाँ पे कराए जाएं। अब मैं प्रयास करूंगा कल कि आपको यहाँ कुछ सवाल बोल करके मौखिक रूप से बोल के या लिख करके उन सवालों के भी आपसे जवाब और आंसर आपसे लिए जाएं, और सभी लोग इस क्लास के माध्यम से अधिक सीखने का प्रयास करें, और यही प्रयास मेरा भी है। और आपको अगर ये सभी क्लासें अच्छी लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें, और सभी को धन्यवाद। राधे राधे।